नाज़रीन, ईरान और यूएस का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो 1 महीने से ज़्यादा चल रहा है। आज सुबह प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी तकरीर में जिस किस्म की पोस्चरिंग की है वो एक बड़े लीडर को ज़ेब नहीं देती। उसकी जगह अगर हम ईरान के प्रेसिडेंट को देखें तो उन्होंने एक बहुत डिसेंट ख़त लिखा है, जो कि उन्होंने लिखा है अमेरिकन अवाम के लिए, और अमेरिकन अवाम को असलियत से आगाह करने की कोशिश की है कि किस तरह यूएस जो है वो ये जंग इज़राइल की बेस पे लड़ रहा है, और इसमें नुकसान जो है वो ना सिर्फ यूएस का हो रहा है बल्कि पूरी दुनिया का हो रहा है। आज इसी पे हम बात करेंगे। शाहिद साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या यूएस से कोई बहुत बड़ी स्ट्रेटजिक मिस कैलकुलेशन हुई है इस ऑपरेशन को शुरू करने में? क्योंकि देखें, एक आज बड़ा सिग्निफिकेंट वाक़या पेश आया है कि जिसमें पीट हेग्सेट ने जो चीफ ऑफ द स्टाफ थे आर्मी के, रैंडी जॉर्ज, उनको फायर कर दिया। और जनरली इन द मिडल ऑफ द वॉर यू डोंट डू दिस। तो आपके ख्याल से अभी किस तरफ चीज़ें जो हैं वो यूएस लेके जाना चाह रहा है? देखिए, अभी क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता चीजें आउट होना शुरू हो गई, तो अभी पता ये भी इंकशाफ हुआ है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये बताया गया था कि हुर्मुज़ पे कंट्रोल नहीं हो सकता, जो उनका एक मेन ऑब्जेक्टिव था इस वॉर का। और उन्होंने जब पीट हेग्सेट से इसका कहा कि दिस इज द ब्रीफिंग, या जो वॉर गेमिंग होती है उसका एनालिसिस ये है, तो पीट हेग्सेट ने कहा कि नहीं, हम जो एक शॉक और ऑ की कैंपेन करेंगे, तो हम जब डिकैपिटेट कर देंगे उनकी लीडरशिप को, तो 3-4 दिन के अंदर वो हार मान लेंगे और फिर हमारा हुर्मुज़ पे कब्ज़ा हो जाएगा। सो दैट वाज़ अ वेरी, एक उन्होंने बड़ी सिंपल सी एक अपनी फिलॉसफी, क्योंकि एक बड़ा वो फ़िरौनियत का उनका माइंडसेट है। अमेरिका का बन चुका हुआ है बहुत अरसे से, बिकॉज़ उन्होंने वॉर्स ऐसी की हैं जिसमें उन्होंने बेतहाशा बॉम्बिंग की, सेंट्रल लीडरशिप को मार दिया। क्योंकि बाकी कंट्रीज़ ने अपनी कमांड स्ट्रक्चर्स इस तरह डिसेंट्रलाइज़ नहीं किए हुए थे, तो वो क्रम्बल कर जाते थे। सो अमेरिका के लिए वो स्टोरी, वही लाइन जो थी, वही उन्होंने इख्तियार की। लेकिन आप हर जंग से पहले वॉर गेमिंग करते हैं, आप अपने और एनिमी की स्ट्रेंथ को बड़े गौर से देखते हैं, स्टडी करते हैं। इज़राइल ने तो ज़रूर की होगी, आई एम श्योर दे आर स्मार्ट, लेकिन वो फिर भी उनको ये उम्मीद थी कि अमेरिका अपनी शेयर पावर की वजह से इतनी डिस्ट्रक्शन कॉज़ कर देगा कि ईरानियन हार मान लेंगे। सो जो आपके सवाल का पहला मकसद वो हिस्सा है, उसका जवाब ये है कि इनसे ये वाली इनिशियल मिस्टेक हुई थी। नाउ कमिंग टू, अब ये क्या करना चाह रहे हैं? अब इनके पास, क्योंकि अब ज़ाहिर है हज़ीमत हो रही है पूरी दुनिया में, तो उसको अब फिर ये कन्वर्ट करने के लिए विक्ट्री में बहुत ही डेंजरस ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। उस डेंजरस ऑप्शन की तरफ जाते हुए ये अपनी आँखें 1-2 फैक्टर से जान के क्लोज़ कर रहे हैं। वो फैक्टर ये है कि इनकी इस ऑप्शन में मिडल ईस्ट जो है उसकी तबाही ज़्यादा आएगी। ईरान ने ऑलरेडी मेरे ख़्याल में 12 जो डेटा सेंटर्स हैं, उनके उनकी तरफ इशारा कर दिया है। आप याद रखें, ये डेटा सेंटर्स वो हैं जिससे सारा उनका ऑयल जो ट्रांसमिशन सिस्टम है और फ्लो का, वो भी उन्हीं अब सारा कंप्यूटराइज़्ड हो चुका हुआ है। सो दैट मीन्स वो सारा स्टैंड स्टिल पे आ जाएगा। लेकिन बज़ाहिरन ट्रम्प या पीट हेग्सेट को इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है कि बिकॉज़ मिडल ईस्ट जब तबाह होगा, तो यही उनसे पैसे लेके इसको रिकंस्ट्रक्ट भी करेंगे। सो आई एम श्योर इन्होंने इन लाइन्स में भी सोचना शुरू कर दिया होगा। जी, जी। अच्छा शाहिद साहब, आपके शायद नज़र से गुज़री होगी वो बात, वो जो एक सीक्रेट डोज़ियर था जो कि मोसाद के डायरेक्टर डेविड बर्नर की तरफ से आया था और बाद में मीडिया में भी पहुंचा, जिसमें 4 मुहल्लकात की बात की गई थी कि इनिशियली उन्होंने एनजीओज़ के थ्रू प्रोपेगेंडा फैलाना था, फिर उसके बाद उन्होंने अटैक करना था, और ये समझ रहे थे कि फिर जो अपोज़िशन है वो किसी तरह से टेक ओवर कर लेगी। लेकिन वो तो मतलब किसी तरह से भी वो ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सके। जी, और आपको मैं इसमें एक और एडिशन भी कर दूँ कि ये जो मोज़ाद के हेड हैं, ये बड़ी अरसा इससे पहले अमेरिका में रहे, लोगों को इन्होंने कन्विंस किया, हफ्तों, महीनों लगाए थे इस वॉर के लिए कन्विंस करने के लिए। और यही जो चीज़ें आप बता रहे हैं, इन्हीं की बेस पे उनको उन्होंने कायल करने की कोशिश की। अब एक तो ये एस्पेक्ट है कि उन्होंने इस तरह इनको डिसीव किया, जो कि अमेरिकन्स अब बीच-बीच में बोल रहे हैं कि इज़राइली वज़ीर-ए-आज़म ने हमारे प्रेज़िडेंट को बेवकूफ़ बनाया। बट इसके साथ-साथ याद रखें कि इन्होंने जब ये जंग शुरू की, तो पीट हेग्सेट ने भी इसको नाम दिया था अर्मेगेडोन का, यानी कि इसके बाद दोबारा जो मसीह का नज़ूल होना है। इसी तरह
कुछ रबाइज हैं जो वहां पे इजराइल में बैठे हुए ये कह रहे हैं कि इजराइल की जो डिस्ट्रक्शन हो रही है ये जरूरी थी, क्योंकि इसके बाद ही मसीहा ने आना है। इनफैक्ट उन्होंने कोई 4 दिन पहले की डेट दी हुई थी, वो डेट तो एक्सपायर भी हो गई है। सो इन्होंने इस वॉर को पूरी तरह एक रिलीजियस वॉर का रंग देने की कोशिश की थी। इसी तरह जब ये फौजों को भी पीट हेगसेथ ने एड्रेस किया था, तो इन्होंने इसको यही नाम दिया था कि इसके बाद अब जो क्राइस्ट है वो आएंगे। और आप इजरायली सोल्जर्स को तो जानते हैं कि वो तो पैच ही अपने कंधे पे वो लगाते हैं जिसपे उनके वो जो डोम है उसकी तस्वीर बनी होती है जो उन्होंने तामीर करना है। सो और आप जानते हैं ट्रम्प साहब बार बार अपने प्रेसिडेंट हाउस में भी वो रिलीजियस तकरीबात कर रहे हैं। बट दैट्स अ हिस्ट्री। आप देखते हैं दुनिया में जंगें आमतौर पे रिलीजन या नेशनल प्राइड की वजह से के नाम पे स्टार्ट की जाती हैं। मकसद उनके पीछे इकोनॉमिक होते हैं। 99 के पीछे इकोनॉमिक मकसद ही होता है। और टेरिटरी गेन करनी, पहले उस टेरिटरी गेन करके सोना होता था, अब उस टेरिटरी गेन करके ऑयल होगा और उस ऑयल से फिर बाकी दुनिया को कंट्रोल किया जाएगा। तो यही सिंपल गेम है, हमेशा से यही चल रही है। जी जी, शाहिद साहब आपने बड़ा अच्छा आइडेंटिफाई किया कि ये जो एक इसका एस्टेकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है जिसमें कि जी रिलीजन ने क्या क्या प्रिडिक्ट किया हुआ है कि कैसे कैसे चीज़ें चलनी हैं, और ये जो अमेरिकन इवेंजलिस्ट हैं वो ये समझते हैं कि हमें इस वक्त रिलीजियसली स्टेट ऑफ इसराइल को प्रोटेक्ट करना है। और उस पर भी जो आप बात कर रहे थे कि जिसमें बहुत से जो राबाइज हैं ज्यूज़ के, वो तो बाकायदा ये कहते हैं कि ऑल द ह्यूमैनिटी शुड हेट अस, और वो जब सब नफ़रत करेंगे और सब लोग इसराइल में आके बसेंगे तो फिर हमारा मसीहा जो है वो आएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन इस पे मैं आपका कमेंट चाहूँगा कि इस वक्त जो पावर की सीट में मौजूद हैं, मतलब पीट हेग्सेथ जैसा जो कि एक किस्म के वो नाइट टेम्पलर्स जो हुआ करते थे क्रूसेड्स में आज से कई सौ साल पहले, वो उनको आइडलाइज करता है। अगर आपने उसके जिस्म पे टैटूज भी देखे हों जिस किस्म के लिखे हैं, इवन उसके आम पे काफिर का लफ्ज़ भी लिखा हुआ है। और इसी तरह जिस तरह इज़राइल की सोसाइटी जो कि किसी भी डेफिनेशन से जो कि वेस्ट ने हमें दी थी एक एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी है, और मतलब उनके नज़दीक वॉर क्राइम्स को वॉर क्राइम्स नहीं समझा जाता। तो इस पे भी प्लीज़ ज़रा कमेंट कीजिएगा। जी, पीट हेगसेथ की तो देखें, जो अभी आप जानते हैं कि परसों से वर्ल्ड में ज्यूरिस्ट जो हैं वो बड़े एक्टिवेट हो गए हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जेनेवा कन्वेंशन के अगेंस्ट ही चल रहा है सारा कुछ। अब वॉर क्राइम्स होने शुरू हो गए हैं। पीट हेगसेथ साहब की तो अगर आप स्टेटमेंट सुन लें, दे आर एब्सोल्युटली अगेंस्ट जेनेवा कन्वेंशन, जब वो कह रहे हैं कि रूल्स ऑफ गेम कोई नहीं होंगे। फिर उन्होंने कहा कि ये कोई पॉलिटिकल वॉर नहीं होगी। तो उन्होंने बड़े-बड़े इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि जो इस जंग को बिल्कुल ही इनह्यूमन की एस्पेक्ट्स की तरफ लेके जाते हैं, जो कि कभी कोई मुंह से डिक्लेयर नहीं करता। ये जो हलाकू और चंगेज का दौर था, एग्जैक्टली उस तरह की ये लैंग्वेज कर रहे हैं। वही इनकी मेंटेलिटी आप बार बार देखें कि ये कहते हैं कि हम एब्सोल्युटली ईरान को तबाह कर देंगे, स्टोन एज में ले जाएंगे। मतलब किस किस्म की ये थिंकिंग है। लेकिन ये थिंकिंग में हमें इसलिए कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि ट्रम्प साहब के इलेक्शन से पहले 37 रिनाउंड साइकेट्रिस्ट ने कहा था कि ये मेंटली तौर पे ये ठीक नहीं है और इनको प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए अमेरिका का। और आज हम देख रहे हैं कि वो चीजें सामने आ रही हैं। और अगर आप देखें इनके जो आसपास लोग हैं, उनकी कोई पॉलिटिकल या मिलिट्री स्टैंडिंग, उनकी कोई ग्रूमिंग नहीं थी इस लेवल पे आने की जिस पे वो सडनली आ गए हैं। मतलब वो आप जानते हैं जिन जिन शोबों के साथ वो एसोसिएटेड थे, मतलब मैं किसी प्रोफेशन को डिग्रेड नहीं करता, बट वो इनको इस काम के लिए सुटेबल नहीं बना रहे थे जितने बड़े काम इनको दे दिए गए हैं। सो इन चीजों का रिजल्ट फिर ऐसा ही होता है जब आपकी टीम में इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट लोग आ जाएं जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को बिलीव करते हो। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। आई थिंक अब दुनिया को इस देख लेना चाहिए वेस्ट की डुप्लिसिटी को, जिसका अंदाजा हमें गजा की वॉर के बाद हो गया था, जब इन्होंने अमेरिका का साथ दिया और हमारे देखते देखते 60-70 हज़ार लोग शहीद हो गए। और इनके मीडिया ने जिस तरह प्ले किया, तो अब वो दौर खत्म हो गया है। और ना ही ग्लोबल साउथ को इनकी तरफ से कोई लेक्चर सुनने चाहिए जिसमें वो कोई
सिविलाइजेशन की बात करें, वो कुछ सिविल बिहेवियर की बात करें, उसको मैनरिज्म की बात करें, गॉन आर दोज़ डेज़। और मैं यही अपने लोगों को भी यही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि अब हमें वो वेस्ट का या जो एक कलर का इनके ज़हन में हमेशा एक कॉम्प्लेक्स होता था, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। हमारी ट्रेडिशंस, हमारी तहज़ीब, हमारे मेयार, हमारे रिलिजन जो हमें सिखाया है, इट इज़ फार मोर सुपीरियर। हमारा फैमिली सिस्टम, हमारा वैल्यू सिस्टम बहुत अच्छा है जो इनका है, क्योंकि कहते हैं कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद कुछ 36 मिलियन लोग हलाक हो चुके हैं अमेरिका की वजह से दुनिया में। एंड नाउ यू ऐड इज़राइल इंटू दिस, यू ऐड टोटल वेस्ट इंटू दिस, तो ये नंबर कहीं न कहीं पहुँच जाएगा। और इसके मुकाबले में देखें जो इन्होंने इस्लामोफ़ोबिया का मचाया शोर, जिस तरह ये प्रेज़ेंट करते हैं मुस्लिम्स को अपनी हॉलीवुड मूवीज़ में जिस तरह करते हैं, बल्कि अभी कोई बड़ा अच्छी है कोई मीम आई थी कि अभी इनके कोई 1-2 पायलट ने जो शूट हुए, इजेक्ट किया है, तो अब वो आई हैं कि उनको कहें कि ईरान के किसी हैंगर से एक एयरक्राफ्ट पुराना सेकंड वर्ल्ड वॉर का उठाएँ और वापस चले जाएँ, जो वो अपनी हॉलीवुड मूवीज़ में दिखाते हैं। तो ये हकीकत है इन लोगों की जिससे अब हमारी आँखें खुल जानी चाहिए। जी, जी, राइटली सेड शाहिद साहब, आपने बहुत अच्छा तज्ज़िया दिया इस पे। नाज़रीन, हमें लेना एक ब्रेक और हम वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जी, हमें जॉइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमजद अली साहब ने। जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी तक हूतीज़ जो हैं वो वॉर में उस तरह दाखिल नहीं हुए थे, लेकिन अब दाखिल हो गए हैं। अगर हूतीज़ बाबुल मंदब भी बंद कर देते हैं, जिस तरह के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ऑलरेडी ईरान ने जो है वो बंद किया हुआ है, तो ये वॉर तो फिर पूरी ग्लोबल इकॉनमी को अपनी लपेट में ले लेगी। जी, थैंक यू वेरी मच। ग्लोबल इकोनॉमी की तो अपने लपेट में ले चुकी है ये जंग। और अगर बाबुल मंदब भी बंद होता है तो इसका मतलब है जो बाकी का 12% यहाँ से तेल गुजरता है वो भी बंद हो जाएगा। इसका मतलब है एक बहुत बड़े एनर्जी क्राइसिस में, जिसमें पहले ही दुनिया पड़ चुकी है, मजीद पड़ जाएगी। लेकिन बाबुल मंदब ज्यादा जो इफेक्ट करता है वो यूरोप को करता है, जबकि जो स्टेट ऑफ हुर्मुज है इसमें इंडिया है, चाइना है, रशिया है, ये मुल्क हैं, और श्रीलंका टू सम एक्सटेंड। लेकिन वो जो दूसरी तरफ है जहाँ से इन्होंने नहर स्विच से गुजर के आगे पैसिफिक में जाना है, तो वो ज्यादा इफेक्ट करता है उसे। तो यस, ऑफ कोर्स, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हूती से जंग में आते हैं तो ये जंग एक खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाएगी। लेकिन एक अजीब व गरीब चीज आप देखिए कि सऊदी अरब जो उनसे है वो यूएई के खिलाफ है, यूएई जो उनसी है वो हूती के खिलाफ है, ईरान यूएई के खिलाफ है, और जो यूएई है वो ईरान के खिलाफ है। तो ये एक अजीब सा मसला मिडल ईस्ट में इन्होंने बना दिया है, और मिडल ईस्ट के अंदर ये जंग ज्यादा खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। लेकिन जंग इससे ज्यादा क्या सूरत हाल खतरनाक इख्तियार करेगी? देखिए, मैं कल भी कहता था, मैं आज भी कहता हूँ, मुख्तलिफ चैनल पे कह चुका हूँ मैं कि ईरान ये जंग जीत चुका है। नोशन ऑफ विक्ट्री के हिसाब से ईरान ये जंग जीत चुका है। अब आप उसको जितना मारेंगे तो वो ऐसा ऐसा गिनिवम नेवर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो इसे निकलेगा, बिकॉज उन्होंने इस चीज का कोई ख्याल नहीं किया। और जो हेजमनी अमेरिका की वो तो खत्म हो गई है, कोलैप्सिंग, बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी है। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ दुनिया बढ़ रही है, पुराना वर्ल्ड ऑर्डर अब फेड अवे होता जा रहा है। जी, जी, अमजद साहब, मैं थोड़ा सा यूरोप पे पूछना चाहूँगा आपको। अगर आपने न्यूज़ को देखा हो तो ईरान ने तो कहा है कि यूरोप जो है वो हमसे डायरेक्ट आके बात कर ले, और हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे बात करने के लिए तैयार हैं। तो आपके ख्याल से ये कितना कुछ सिग्निफिकेंट होगा कि नेटो एलाइज जो हैं वो यूएस को बाईपास करके डायरेक्टली ईरान से बात करनी शुरू कर दें, और इसका फिर पोस्ट वॉर सिनेरियो पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है? नेटो तो खत्म हो रहा है ना जी, ऐसा ऐसा। फ्रांस ने ना कर दिया है, और बरतानिया जो उनसे वो खुल के अंदर नहीं आ रहा। इटली, स्पेन, इन्होंने पहले ही पीछे हट गए। उसके अलावा जर्मनी भी ऐसा ऐसा पीछे हट रहा है। तो यकीनन अगर वो ईरान से ये डायरेक्ट बात करते हैं तो ईरान की तो टोटल एक रिक्वायरमेंट है। उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें युआन में पेमेंट करें और यहाँ से आप गुजरें, और आपके पास अगर आप रिलाय कर रहे हैं अमेरिका के ऊपर तो उसके ऊपर रिलाय करना छोड़ दें। तो एनर्जी क्राइसिस जिस तरह बढ़ रहे हैं, और जिस तरह स्पेशली उनके गैस के और पेट्रोल के बढ़ रहे हैं, तो यकीनन वो इस तरफ आएंगे और बातचीत करेंगे ईरान के साथ। और जब ईरान पे बातचीत करेंगे तो नेटो तो ऑटोमेटिकली इट विल फिनिश। और जब ये फिनिश होगा तो वो असल में जो अमेरिकन हेजमनी थी वो तो थी नेटो के ऊपर बेस्ड थी।
और वो कहते भी हैं कि हम आपको सपोर्ट करते रहे, तो किस लिए करते रहे? इसलिए कि अपनी बदमाशी कायम रखें दुनिया के अंदर। तो वो तो हटती जा रही है, जिसकी वजह से स्टैंडिंग ऑल नेकेड नाउ डोनाल्ड ट्रम्प साहब, और उसको कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं। सही से। अच्छा, मैं शाहिद साहब के पास आऊँगा। शाहिद साहब, आपकी तारीख पे भी बड़ी अच्छी नज़र है। अगर हम देखें 16वीं सदी की स्पेनिश एम्पायर देखें, या हम 20वीं सदी की ब्रिटिश एम्पायर देखें, या जब हम 1990s में यूएसएसआर जो है वो टूट गया, तो इनमें जो बहुत सी कॉमन चीज़ें थीं, वही कॉमन मिस्टेक्स आज यूएस कर रहा है, जो कि अभी अमजद साहब भी कह रहे थे कि एक डिक्लाइनिंग पावर है यूएस, और उसने अपनी जो एक्सपेंशन है मिलिट्री, उसको इतना बढ़ा लिया हुआ है, और उसके साथ साथ उसके डेट जो हैं उसकी अपनी जीडीपी से बढ़ चुके हैं, और अब उसके लिए ये सस्टेन करना मुश्किल होगा, और वो अब अपनी करेंसी जो पेट्रो डॉलर भी है उसकी जंग लड़ रहा है। जी, अभी एक्चुअली फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना कि अमेरिका का ज़वाल कितनी जल्दी आएगा, कितनी देर से आएगा, ये थोड़ा-सा मुश्किल है मेरे ख़्याल में। क्योंकि देखें, जो ब्रिटेन जिस तरह से ज़वाल पज़ीर हुआ था, वो सूरत-ए-हाल अभी अमेरिका के ऊपर नहीं आई है। क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी इज़ स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग। जो 38 ट्रिलियन का कर्ज़ा है अमेरिका के ऊपर, वो इकोनॉमिस्ट बताते हैं कि दैट्स नॉट अ बिग थिंग। वो चलता जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक सारी सिक्योरिटीज़ जो हैं वो अमेरिका के पास हैं दुनिया की। सो उसकी बेसिस पे इनका डाउनफॉल नहीं किया कहा जा सकता। मिलिट्री एज़ अ मिलिट्री, दे आर राइजिंग पावर। 500 इनके अड्डे हैं, 33-34 ट्रिलियन इनका बजट है, आर-एन-डी बेइंतहा अच्छी है। सो उन एस्पेक्ट्स की वजह से, क्योंकि जब इसका ज़वाल हुआ था इंग्लैंड का, तो वो अपनी कॉलोनीज़ को सपोर्ट करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन अमेरिकन ने तो अभी इनका अगर $800 बिलियन का डिफेंस बजट था, तो इस बार 1.4 माँग लिया है। ये आज की खबर है, व्हिच इज़ 40% इंक्रीज़। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतनी इंक्रीज़ फर्स्ट टाइम हुई है। वो समझते हैं कि ये इतनी इनकी इकोनॉमी इनको सपोर्ट कर सकती है, तो इसलिए अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बेस पे जाएँगे, इट इज़ डिफिकल्ट टू से कि इट्स जस्ट अ डिक्लाइनिंग पावर। अगर आप नेटो के टूटने की तरफ जैसे भी इशारा हो रहा था, मेरा उसको देखते हैं कि ज़ाविया ज़रा डिफरेंट है। ये दिस हैज़ बिकम, और दुनिया जो है सिविलाइजेशनल वॉर की तरफ आ चुकी हुई है। जैसे आप जानते हैं सैमुअल हंटिंगटन ने कहा था 1997 में। आज ये यूरोपियन एलाइज़ खफ़ा हैं ट्रम्प के बिहेवियर की वजह से। और जब उनको जो चॉइसेस करनी पड़ती हैं ट्रम्प वर्सेस एनर्जी सिक्योरिटी, तो वो एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ आ रहे हैं। लेकिन कल ट्रम्प चला जाएगा, कल कोई मॉडरेट डेमोक्रेट आ जाएगा जो इनको फिर इकट्ठा जोड़ देगा। इन्होंने इकट्ठा जुड़ना है, और ये जुड़ के रहेंगे, बिकॉज़ दैट्स हाउ ये जो फ्यूचर वर्ल्ड है और इसके जो पावर ब्लॉक्स हैं, वो बनने हैं। एट लीस्ट दिस इज़ हाउ आई सी इट। जैसे गल्फ को मैं देखता हूँ कि गल्फ में अमेरिकन्स आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। ना ही गल्फ के हुक्मरान उनको जाने देंगे। मतलब जो आज की सूरत-ए-हाल है, जिस तरह की आज की उनकी फीलिंग्स हैं। अब अमेरिका जब अपनी ये डिस्ट्रक्टिव कैंपेन करेगा, उसकी वजह से जो गल्फ की नेचुरली रिएक्शन में गल्फ की तबाही आनी है, बिकॉज़ जो वो या गल्फ पे इनके अड्डों को कर सकता है, या इनके इंटरेस्ट को वो करेगा। अब उन्होंने चूँकि ब्रिज तबाह कर दी है, और अब उन्होंने उनका सबसे ओल्डेस्ट 115 साला जो साइंटिफिक बेस्ट इंस्टीट्यूट था, उसको भी आज तबाह कर दिया है। तो नेचुरली अब वो इनके डेटा सेंटर 12 है, उसको वो तबाह करेगा। तो ये वॉर जो है, ये चूँकि मिडल ईस्ट को बहुत ज़्यादा खुदा ना खास्ता ये तबाह करने की तरफ जा रही है, जिसकी रिकंस्ट्रक्शन भी मैंने बताया था अमेरिका ही करेगा फिर। उसके बाद फिर अमेरिका के बारे में क्या सेंटिमेंट्स होते हैं, ये इसके बारे में अभी प्रिसाइज़ली कुछ कहना अभी मुश्किल है। जी, जी, थैंक यू। मैं अमजद साहब के पास आऊँगा। अमजद साहब, शाहिद साहब ने तो एनालिसिस ये किया है कि इतना अभी ये वक्त नहीं आया कि अमेरिकन एम्पायर गिरेगी। मैं थोड़ा-सा उस तरफ आऊँगा कि अगर जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं, उनमें भी कोई मेजर डिस्ट्रक्शन और होती है, और ईरान को तो जिस तरह वॉर क्राइम्स कर रहा है एक्चुअली यूएस और इज़राइल, आई मीन किसी ब्रिज को उड़ाना जो है वो वॉर क्राइम है, लर्निंग इंस्टीट्यूशंस को उड़ाना, हॉस्पिटल्स को, स्कूल्स को उड़ाना। आई डोंट नो कि अभी दुनिया में कौन रोकेगा, लेकिन आपके ख्याल से ये म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन का फ़ायदा इज़राइल को नहीं होगा? नहीं, इजराइल तो खुद बीइंग डिस्ट्रॉयड है। बाकी जहाँ तक शाहिद साहब की एनालिसिस है, इसमें बिल्कुल है, 100% एग्री। 250 साल के ऊपर मुहित एक हिस्ट्री में उन्होंने अगर अपने हेगमनी बनाई है,
और वॉर एडिक्ट अमेरिका, जो कि मेरे ख्याल में अपनी पूरी तारीख में सिर्फ 16-17 साल जंग में, हालत जंग में नहीं रहा, वो इतनी जल्दी से तो नहीं जाने वाला, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट फ्रॉम समवेयर इट हैज टू स्टार्ट। तो माई फीलिंग इज, ये मेरे ज़ाती ओपिनियन है कि इट हैज स्टार्टेड नाउ। अब ये 10 साल लेता है, 20 साल लेता है, 15 साल लेता है, 50 साल लेता है, ये तो, लेकिन वो जो एक अपने वो अरूज था, उसके बाद वो जवाल की तरफ शुरू हो चुका है, और इस जवाल को अभी आते आते टाइम लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि जीसीसी, अगर ईरान ये जंग वर्चुअली जीत जाता है, यानी जीतने का क्या मतलब है, वो अपनी कुछ टर्म्स पे आना चाहता है, तो जो फाते होता है वही अपनी टर्म्स डिक्टेट करा सकता है ना, जो फाते नहीं होता वो तो टर्म्स डिक्टेट नहीं कराता। तो एक विन विन सिचुएशन भी हो सकती है कि ईरान सोलो में भी आ सकता है, तो फिर जीसीसी कंट्रीज देखेंगी कि किस तरफ जाना है। और अगर वो ईरान के साथ जुड़ती हैं तो फिर ये मिडिल ईस्ट का जितना इलाका है, यहाँ तो मैं नहीं समझता कि इतनी जल्दी दोबारा कम बैक होगा यूएसए का। यस, तो उसके जाने में कितना टाइम लगेगा, ये एक बिल्कुल क्वेश्चन मार्क है। वार क्राइम्स का जहां तक ताल्लुक है, ये वार क्राइम्स को अगर वो कर रहे हैं तो उसके जवाब में ईरान बता के वही काम करता है। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल टोटली अनएथिकल है, और ये आने वाले वक्तों में मजीद कोई और जंगें होंगी, जो होंगी यकीनन होंगी, तो उसमें जब एक दफा एक रूल वायलेट हो गया तो वो दैट बिकम्स, उसे कहते हैं न्यू नॉर्मल बन जाएगा। तो वो न्यू नॉर्मल में फिर ये चीजें होंगी जो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में। यस, ये बिल्कुल कंसर्न की बात है, ये नहीं होना चाहिए। वॉर क्राइम्स और वॉर के जो एथिक्स और रूल्स हैं उनको मेरे ख्याल में मद्देनजर रखना चाहिए। जी जी। अब मैं शाहिद साहब को चाहूँगा, शाहिद साहब, कुछ स्कॉलर्स जो हैं वो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि पोस्ट वॉर सिनेरियो में रशिया, ईरान और चाइना जो हैं वो मिलके एक ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ईरान ने एक रेजिस्टेंस तो दिखाई है सुपर पावर के अगेंस्ट। ईरान जाहिर बात है जंग जीत तो नहीं सकता था, लेकिन ईरान ने जिस तरह से सस्टेन किया है अपने आप को इन 33-34 दिनों में, और जिस तरह अभी तक कर रहा है, वो कमेंडेबल है। जी, वो एक ग्रुप है ना, आरआईसी, रशिया, ईरान, इंडिया, चाइना। तो कहने वाले ये कह रहे हैं कि शायद इंडिया को ईरान इसमें रिप्लेस कर दे, क्योंकि ईरान के अंदर एक मेजर पावर बनने की सलाहियतें हैं, जबकि इंडिया के अंदर वो मेजर पावर बनने की सलाहियतें नहीं है, बिकॉज ऑफ जो मोदी साहब की पॉलिसीज हैं और उसकी वजह से। तो ये एक थ्योरी है कि ये हो सकता है, और उसमें कह रहे हैं कि हो सकता है फिर उसके अंदर एक जो नेचुरल और एंट्री होगी वो फिर चौथी पाकिस्तान की हो सकती है। बट अभी इन सब चीजों को हमें देखना है कि ये कैसे वर्कआउट करती हैं। जैसे अभी रेड्डी साहब बता रहे थे कि अमेरिका के डाउनफॉल का स्टार्ट हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उनके डाउनफॉल की जो सबसे बड़ी इंडिकेशन है, दो इंडिकेशन है। एक इंडिकेशन ये है कि नेटो जो है उसने रिफ्यूज किया, जो आज तक नहीं हुआ था। तो ये एक दरार है, इसका मतलब है ये न्यू नॉर्मल बन जाएगा कि जब अमेरिका गलत तरफ जाएगा, नेटो ये कह देगी। दूसरी चीज जो हुई है, जो कि हिस्ट्री में पहली बार हुई है, वो एक ग्लोबल साउथ के एक कंट्री ने एक सुपर पावर और एक मिनी सुपर पावर को के साथ एक्चुअल बैटल की है, वॉर की है, और उस वॉर में उसने उनको तबाही का निशाना बनाया है, खुद तो हुआ है ऑब्वियसली, और उनको अब काइंड ऑफ घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। क्योंकि अब आप देखें, ये निगोसिएशन की दरख्वास्तें तो अमेरिका की तरफ से आ रही हैं। तो ये जो दो नई चीजें हैं, ये शो करती हैं कि एक मेजर बिग पावर का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया है। कितनी देर लेगा वो भी आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि हाउ इट टर्न्स आउट टू बी। नाज़रीन, हमें लेना है एक ब्रेक और हम वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। मैं अमजद साहब के पास चलूँगा। अमजद साहब, आप भी बता रहे थे कि डिफरेंसेस बहुत हैं जीसीसी कंट्रीज़ में। बहरीन जो है, एक बात ये की जा रही है कि शायद पॉसिबिलिटी है कि ईरान जो है वो बहरीन पे कोई ऑफेंसिव करे। आप समझते हैं कि ईरान इस पोजीशन में है? मिशन में होना, ये देखे ना, इंटेंशन और कैपेबिलिटी में फर्क होता है ना। अब इंटेंशन है उसकी, उसकी कैपेबिलिटी है या नहीं है, तो अभी तक की जो अनफोल्डिंग हुई है बैटल की, उसमें तो लग रहा है कि उसकी ये कैपेबिलिटीज हैं, क्योंकि बहरीन के अपने इंटरनल पॉलिटिकल डायनामिक्स जरा मुख्तलिफ है।
और क्लेम भी करता है क्योंकि वहाँ उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा शिया पॉपुलेशन, और ये भी है कि वहाँ एक डिक्टेटरशिप थी जो आई मीन मोनार्की थी जो इनके मर्जी के खिलाफ थी। उसके पॉपुलर वोट नहीं था उसके पास लोगों का। तो उसकी जो ईरान की अभी तक का जो कुछ अनफोल्डिंग हुई है उससे तो लगता है उसकी कैपेबिलिटी है, लेकिन उसकी एक शर्त रखी है उसने, और उसकी शर्त ये है कि अगर उसके ऊपर यूएई ने अटैक करने की कोशिश की या तो ग्राउंड इन्वेजन की कोशिश की तो देन दे गो फॉर इट। तो अभी तक ईरान जो जो कहता रहा है वो कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी है बिल्कुल कि अगर वो ये भी कह रहा है तो हो सकता है वो ऐसे करे। ये भी अभी तक उसकी इंटेंशन है जो सामने आ रही है। उसकी कैपेबिलिटी मेरा ज़ाती ख्याल है, लेकिन ये अनफोल्डिंग के साथ पता चलेगा कि उसके पास ये कैपेबिलिटी थी या नहीं थी, या ये एक बात है। और अगर ये बात दुरुस्त है तो अभी तक ग्राउंड जो उनके बूट ऑन ग्राउंड अभी तक उसके ऊपर कोई प्रैक्टिकल उसकी मैनिफेस्टेशन सामने नहीं आई। जी जी। अच्छा शाहिद साहब, काफ़ी ज़्यादा फोर्सेस जो है वो मूव कर रहा है यूएस मिडल ईस्ट में, और कुछ लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि शायद दे स्टार्ट विद द खाग आइलैंड। आपके ख्याल से ये सस्टेन कर सकते हैं वहाँ पे कब्जे को? देखिए, तो ये वो फोर्सेस नहीं मूव कर रहा, वो बहुत कम फोर्सेस हैं। उसकी खित्ते में 30, 40, 50 हज़ार टोटल है जो डिवाइडेड है। एम्फीबियन फोर्सेस जो वो लेकर आया है वो तो 10,000 से भी कम है। और लोग कहते हैं कि मतलब जो एक तरीका है कि आपको अगर ऑफेंसिव करना है, ग्राउंड इन्वेजन, तो 3 गुना ज्यादा फोर्स होनी चाहिए। यानी कि अगर ईरान के पास इस वक्त आईआरजीसी, अर्तिश और बाकी सब मिलाम लू के 8-10 लाख हैं, तो 30 लाख फौज होगी तो ये कुछ कर सकेंगे। सब आप देख रहे हैं कि कितना ये नॉन प्रैक्टिकल किस्म की चीज है कि हम जब इन्वेजन की बात करते हैं विद जस्ट सच अ स्मॉल नंबर, इन नंबर्स को, ट्रूप्स ऑन ग्राउंड को आप सस्टेन नहीं कर सकते। पहले तो उनको ड्रॉप कैसे करेंगे? क्या उनको आप ये जो आपके बड़े बड़े जहाज C-144 गैलेक्सीज, क्या इनसे करेंगे? अगर ईरान उनके F-35 को भी ट्रैक करके मार रहा है और अभी F-15 भी आज उनके शूट हुए, तो ये बड़े जहाज तो एक सिटिंग डक होंगे, तो लाना ही मसला है। अब शिप्स में तो नहीं ना बिठा के ला सकते, वो अपने क्रूज मिसाइल से उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। सो कहीं भी ट्रूप्स को डालना, यही एक बहुत बड़ा डायलेमा है कि कैसे होगा। सस्टेन करना तो इज इम्पॉसिबल। आई मीन दे विल बी सिटिंग डक जब भी वो आ जाएंगे। सो ये सब प्रेशर टेक्टिक्स से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। ये जो भी उन्होंने कहा है कि मैं अब इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दूंगा, जिसकी उन्होंने थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन भी दी है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रेशर टेक्टिक्स है, इसलिए कि इसके अंदर बेशुमार खतरात हैं, जिससे आई एम श्योर अमेरिकन जो जनरल अभी सैक हुए हैं वो जरूर इसी पे बोल रहे होंगे। क्योंकि अमेरिका जब इस एक्सट्रीम स्टेप की तरफ जाएगा तो मॉरल लेवल पे तो वो ऑलरेडी खैर लूज कर चुका है, लेकिन और बहुत ज्यादा लूज कर जाएगा। बहुत उसके खिलाफ हो जाएगी दुनिया जब वो ये डिस्ट्रक्शन देखेगी। प्लस जवाब में ईरान जाहिर है वही डिस्ट्रक्शन करेगा कहीं और पे, तो वो भी अमेरिका के ऊपर, फिर इसका मतलब है जो इसके गल्फ के एलाइज है वो कहेंगे कि जान के इसने डिस्ट्रॉय करवाया है हमारा मुल्क, ताकि इसको फिर दोबारा रीबिल्ड करे और रीऑक्युपाई करे। तो अमेरिका की प्रेजेंस जो है वो वहां पे क्वेश्चनेबल बन जाएगी, इन दैट सेंस कि वो नजर आ रहा होगा कि इसने इंटेंशनली डिस्ट्रॉय करवाया। जी जी। अच्छा अमजद साहब, एक हाइपोथेसिस ये भी है कि ये जो फोर्सेस कोई टारगेट ऑपरेशन करने जा रही हैं और ये जो इनरिच्ड यूरेनियम है किसी तरह इसको हासिल कर लेंगी, आपके ख्याल से ये कितनी को प्रैक्टिकल बात है? आपका ख्याल में इतने दिन है और उससे पहले भी कितना अरसा था, उनका भी मकसद यही था कि किसी तरीके से ये जो यूरेनियम है इनसे हासिल की जा सके। तो जो उनके हैं ब्रिगेडियर जनरल जुल्फकार कालिबत, जो उनके स्पोक्स पर्सन है, तो वो बड़े बरमला इस बात को कह चुके हैं कि यू कैन नॉट फाइंड इट आउट कि वो किस जगह पे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो कुछ उन्होंने, मैं समझता हूँ 2-3 दहाइयों में तैयारी की है और एक नई स्ट्रेटजी उन्होंने फार्मूलेट की है, उसमें तो इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट कि वो इवन फाइंड आउट कर सकें। और वो चैलेंज कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि वो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जब वो अपना स्पोक्स पर्सन बोलता है तो वो एक चैलेंजिंग अंदाज में बोलता है कि अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ, एंड व्हेन यू विल डू इट यू विल सी द रिएक्शन। तो आई डोंट थिंक वो नहीं, इतना आसान नहीं। जी जी, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन्स जो हैं उनको आदत नहीं है बॉडी बैग्स देखने की। ये हमेशा बुली पावर्स हैं और ये वहाँ पे ये अटैक करते हैं जहाँ पे इन्हें पता होता है कि आगे दुश्मन कमज़ोर है। अच्छा शाहिद साहब, मैं आपके पास आऊँगा।
आपके ख्याल से ईरान जो है वो कितना अरसा सस्टेन कर सकता है इकोनॉमिकली और मिलिटरली? अभी तो खैर मतलब 1 महीने से ऊपर हो गया है। देखिए, ये एक गेस वर्क ही है, नोबडी कैन से। लेकिन आज सीएनएन की रिपोर्ट थी कि इनके पास अपना 50% एसेट्स इनके प्रिजर्व हैं अभी तक। सो इसका मतलब है ये भी उनका भी एक गेस वर्क होगा, या कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस के अगर उनके पास पहले अदादो शुमार टू एन एक्सटेंट ठीक थे और उन्होंने कंजम्पशन देख ली इनकी कितनी हुई है, मिसाइल्स की, ड्रोन्स की, तो इसका मतलब है कि अभी भी उनके पास बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। और याद रखें कि ईरानियन लीडरशिप ये देख रही होगी कि अगर ये सब कंज्यूम हो गया इन वॉर ऑफ एट्रिशन, तो उनके पास तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं हाथ में। तो इसका मतलब है कि वेल बिफोर वो इसके इंडिकेशन देंगे। मेरे ख्याल में अगर ये वॉर ऑफ एट्रिशन हुई तो वो क्या इंडिकेशन देंगे, वो कोई 10-15% जो बहुत क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है दुनिया के लिए भी और ममालिक के लिए, उसको अटैक करेंगे। और वो कहेंगे कि दिस इज अ सिग्नलिंग कि इसके बाद हम जो है वी विल गो ऑल आउट, ताकि मतलब अमेरिका और या दुनिया जंग रुकवाए। क्योंकि वो स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने आप को मतलब इस तरह तो एट्रिट होता नहीं ना देखेंगे कि वो खत्म होते जाएं और बाकी जो है वो स्टिल इंटैक्ट रहें। सो इसीलिए ये ट्रम्प साहब की जो अब और पीट हेडसेट की जो फिलॉसफी है, दिस इज हेडिंग इनटू अ वेरी वेरी डेंजरस डायरेक्शन। इसको जरूर रोकना चाहिए किसी स्टेज पे। सही है। अच्छा अमजद साहब, एक बात ये की जा रही है कि ये जो ट्रंप ने आज 2 से 3 हफ्तों की बात की है, एक हाइपोथेसिस ये है कि इज़राइल जो है वो मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन करना चाहता है, उसमें चाहे यूनिवर्सिटी हों, सेंटर्स ऑफ रिसर्च हों, जहाँ से कि वो समझते हैं कि ईरान जो है वो इस टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी हो या ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, उस पर काम कर रहा है। आप समझते हैं इस बात में कोई हकीकत है? देखिए, हकीकत हो सकती है, लेकिन उससे पहले मैं ये जरूर गुजारिश करना चाहूंगा कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर में आप देखिए कि जब आप एसिमेट्रिक वॉरफेयर के लिए जाते हैं तो आप जिस अपोनेंट के खिलाफ जा रहे हैं जो कि आपसे कमजोर है, आप अपनी स्ट्रेटेजिक एप्रिसिएशन के अंदर ये जरूर देखते हैं कि इसके पीछे कोई बड़ी पावर तो नहीं है। क्योंकि अगर वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर के अंदर आपका जो एक छोटा अपोनेंट है वो आपके सामने खड़ा हो गया, तो ये यकीनन खुद नहीं खड़ा हुआ हुआ, यकीनन इसके पीछे कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से खड़ा है। मैं आज भी समझता हूँ, और ये मेरा जाती ख्याल है, कि ईरान अकेला नहीं है। ईरान के पीछे 2 ही पावर है, या चाइना है या रशिया है, क्योंकि इस वक्त दुनिया के अंदर 3 ही ये बड़ी पावर है। तो उसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर है। ठीक है, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ। मैं बल्कि मैं समझता हूँ 50% से ज्यादा ही शायद आर्सेनल उसके पास अभी भी मौजूद हो और मुख्तलिफ जगह पे, और वो खुद इसका भी इजहार करते हैं कि हमने शुरू में देखे आपने इन्होंने इन बल्क चीजें यूज की थी, फिर ऐसा ऐसा ये प्रेसिजन पे आ गए। यानी अब क्योंकि आगे से इंटरसेप्टर्स नहीं है तो ये प्रिसाइज उस जगह को हिट करते हैं। हु गिव्स देम द इंटेलिजेंस? ये इंटेलिजेंस कितनी प्रिसाइज उन्हें मिलती है कि जिस टारगेट को ये हिट करना चाहते हैं प्रिसाइजली उसी को मिलते हैं। तो हु मस्ट बी, यू नो, बीडू सिस्टम उसको हेल्प कर रहा है चाइना का, या चाइना यकीनन हमें भी सपोर्ट किया था। उन्होंने हमें अपने साइबर स्पेस के अंदर, पूरी डोमेन के अंदर उन्होंने हमें अगर जगह दी थी और हमें इंटेलिजेंस फ्राहम की थी मई के कॉन्फ्लिक्ट में, तो यकीनन ये हो सकता है। दूसरा जो हार्डवेयर है, मैं अब फिर भी ये मेरा ख्याल है, अगेन मैं समझता हूँ कि दे आर बीइंग सपोर्टेड बाय रशिया हार्डवेयर की सूरत में भी, चाहे वो मिसाइल्स हैं, चाहे दूसरी और टेक्नोलॉजीज हैं या कुछ है, तो सस्टेन तो वो बिल्कुल करेंगे और रहेंगे। अब आ गया जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक, ये डिफरेंट, जब जंग शुरू होती है तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें बड़ी मिक्स चल रही होती है। यानी एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चल रही होती है, प्रोपेगेंडा कैंपेन चल रही होती है बहुत सारी। और आजकल के एनवायरमेंट में, जब से मीडिया रिच एनवायरमेंट है, इसके अंदर और भी बहुत सारी एआई आ गया, बहुत सारी और चीजें आ गई। एक 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 थ्योरी जी है, जी मैं ऐसे समझता हूँ। एक थ्योरीज में से ये भी थ्योरी है कि जी, ये क्विकली अगर आप कंक्लूड कर लें प्लीज। जी इसराइल खुद करवा रहा है, तो इसराइल खुद भी बिल्कुल डिस्ट्रक्शन हो रही है, बेताशा डिस्ट्रक्शन। जी जी, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया अमजद साहब फॉर जॉइनिंग। इन ईरान और यूएस की जो वॉर है
वो अभी कंक्लूजन की तरफ नहीं जा रही है। दोनों मुल्क जो हैं वो अपनी पूरी स्ट्रैटेजी के साथ इसके साथ चल रहे हैं। यूएस जो है वो जीतता नज़र नहीं आ रहा। ईरान जो है वो साइकोलॉजिकली और स्ट्रेटजिकली ये वॉर जो है काफ़ी हद तक जीत रहा है। हम दुआ करते हैं कि आने वाले दिनों में ये रिजॉल्व हो जल्दी, क्योंकि पूरी की पूरी ग्लोबल इकॉनमी इसकी लपेट में आई हुई है और ये एक सिंगल हाउस होल्ड तक को इफ़ेक्ट कर रही है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।